उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हिस्ट्री का हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि मतलब किस तरीके से वो लोग ट्रेड के लिए आए या बिजनेस के लिए आए अंग्रेज़ लोग, और उन्होंने टेरिटरी पूरी बना ली। ठीक है, मतलब पूरा पावर कैप्चर कर लिया। होता कब है असल में ये, तो हज़रत औरंगज़ेब वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब in 1707 AD. The later rulers provide foreign जो बाद में मतलब हज़रत औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल्स आए वो बड़े कमज़ोर थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, और बहुत कई वजह हैं जो उनके पास ताकत नहीं थी। तो इसका फ़ायदा उठा करके जो कंपनी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप अंग्रेज़ आसान अल्फाज में कह लें, तो वो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपना ख़ुद का रूल जो है या मौका पा करके ख़ुद का रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसी को अच्छा मौका समझ करके हिंदुस्तान पे राज करना शुरू कर दिया। काफ़ी जंगें लड़ी, बहुत कुछ हुआ। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। बात है सबसे पहले तो यही कि ये कंपनी आती कैसे है। पहला सवाल तो यही है ना कि आती आखिर कैसे है, कंपनी आ कैसे रही है, पहला सवाल यही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, मतलब कि वो पश्चिम की तरफ से, मतलब अपने इलाके से हिंदुस्तान की तरफ। ईस्ट का मतलब हिंदुस्तान की तरफ, पूर्वी इलाके की तरफ। हम पूर्व में ही पढ़ते हैं उनके हिसाब से। तो बात है 1600 एडी की। एडी का मतलब एडी का मतलब होता है आफ्टर कॉमन एरा, और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब मान लीजिए कि 2019, तो आज से 2019 साल हो गए, 2019 साल हो गए हज़रत ईसा को पैदा। तो हज़रत ईसा के बाद की जितनी तारीख़ें हैं उनको आप एडी बोलते हैं। ठीक है, और उससे पहले की जितनी तारीख़ें हैं उसको आप बीसी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। जैसे मान लीजिए ये है, ये ज़ीरो बना लीजिए आप यहाँ पर, तो ये कॉमन है बिल्कुल। और इस सर मान लीजिए 2019, तो 2019 अगर आ गया इधर की तरफ तो हम इसको एडी बोलेंगे, और अगर इससे पीछे जा रहा है तो हम इसको बीसी बोलेंगे। ठीक है, कॉमन एरा। ये बिफोर क्राइस्ट भी बोलते थे, ये बिफोर कॉमन एरा। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। तो हुआ 1600 में ऐसा कि जो वहाँ की क्वीन थी एलिज़ाबेथ, ठीक है, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का अधिकार दे दिया कि अब वो जाए और इंडिया के साथ या ईस्ट के साथ अब वो व्यापार कर सकती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बेहतर काम ये था कि वो यहाँ से जितनी भी चीज़ें ख़रीदती थी, अच्छी चीज़ें, वो बड़े कम प्राइस में ख़रीदती थी, चीप प्राइस में ख़रीदती थी, और बहुत हायर प्राइस के अंदर यूरोप के मार्केट में उसे सेल करती थी। ठीक है, आगे ध्यान दें। इंडिया कॉटन सिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, और जिसकी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मांग थी। या इसके अलावा बहुत सारे मसाले हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मांग होती थी उस वक्त। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे ट्रेड के लिए। इंडिया का जो ट्रेड था, क्योंकि यहाँ बहुत चीप रेट पर वो चीज़ें ख़रीदते थे और वहाँ जाकर बहुत हाई लेवल पर उसे वो बेचते थे। ठीक है, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं कि किसी से आकर के यहाँ पर के मतलब कंपटीशन नहीं किया। बहुत सारे जो यूरोपियन अदर मतलब दूसरी यूरोपियन कंपनियाँ थी या देश थे जो हिंदुस्तान में उस वक्त ट्रेड करते थे, उनसे आके कंपटीशन किया था। मिसाल के तौर पे फ्रेंच हो गया, डच हो गया, या पुर्तगीज़ हो गए। तो बहुत बड़ी बड़ी उस वक्त की कंपनियाँ होती थी, और कहें तो एक उस वक्त के देश होते थे।
तो वो भी अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पर ट्रेड करते थे। तो सबसे पहला काम तो अंग्रेज़ों ने ये किया कि उनका ख़ात्मा धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि भाई जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर कमाई कैसे होगी। कंपटीशन हटाओ, फिर जिस रेट में चाहो लोगों से ख़रीदो, जिस रेट में चाहो उस रेट में बेचो। आगे देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट किया इन बंगाल, ठीक है। तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज ओपन एट सूरत 1908 के अंदर। एक तापी नदी है उसके पास ये स्थापित हुई, ठीक है, ओपन हुई। अच्छा, औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया था कि जो कंपनी है, मतलब कि जो कंपनी का काम होगा वो ट्रेड ड्यूटी फ्री होगी, मतलब कि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। औरंगज़ेब अली रहमान ने ये फरमान जारी किया था, उस वक्त किया था। अच्छा, ये पास इसलिए था कि कंपनी के जो ऑफिशियली कंपनी है वहाँ पर ये काम ना हो, मतलब कि उनसे टैक्स ना लिया जाए, मतलब कंपनी का जो ज़ाती खुद होगा उसके लिए टैक्स फ्री था। लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग काम करते थे वो लोग कुछ पर्सनल यानी प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, तो वो कंपनी को फरमान मिल गया, तो उन्होंने इसका मिसयूज़ किया, इसका गलत इस्तेमाल करके ख़ुद भी टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है। और इससे जाहिर सी बात है कि वहाँ के राजे रजवाड़ों को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि टैक्स देंगे नहीं तो सल्तनत चलेगी कैसे। सल्तनत चलने के लिए टैक्स देना ज़रूरी होता है। देखिए आगे है कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से बैटल्स लीड की। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द बंगाल नवाब ने जो है अपनी एटॉनमी और पावर को कैप्चर कर लिया, मतलब अलग हो गया उससे, ठीक है। द नवाब बंगाल रिफ्यूज़ द ग्रांट द कंपनी। अच्छा, जो ग्रांट बना हुआ था हज़रत औरंगज़ेब के ज़माने में अंग्रेज़ों के साथ, उन्होंने उसको खारिज किया और कहा कि भाई अगर आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो फिर चलेगा कैसे, इस तरह तो हुकूमत चल ही नहीं पाएगी। तो जो बंगाल के नवाब थे उन लोगों ने ड्यूटी देने से, टैक्स देने से बिल्कुल, सॉरी, जो टैक्स नहीं दे रहे थे ये अंग्रेज़ लोग, तो इन लोगों पे फोर्स किया कि भाई तुम लोग टैक्स दो। वो टैक्स नहीं देते थे, उल्टी सुल्टी बातें और कहते थे, इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड टू reduce the abolish बट बंगाल नवाब रिफ्यूज्ड। ब्रिटिश चाहते थे कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो न दिया जाए, ठीक है, अबॉलिश हो जाए। बट ये लोग चाहते थे कि ये जो टैक्स है ये इसी तरीके से हम लेते रहें, हमेशा लेते रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है सल्तनत चलेगी तो वो उसी के ज़रिए चलेगी, है ना। आगे देखिए, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज़, जो बाकी की कंपनियां थी, उन्होंने कैसे कैसे क्या किया था। तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान में आया था ना वो पुर्तगीज़ में से था और उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या था? वास्को डिगामा नाम था। और वास्को डिगामा पहला आदमी था जिसने सी रूट को डिस्कवर किया था, मतलब कि जो समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान आना है उस रूट को डिस्कवर करने में जो सबसे बड़ा नाम है वो वास्को डिगामा का है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, वास्को डिगामा, या आपसे कई मरतबा पूछा जा सकता है। अच्छा, पुर्तगीज़ ने आके इस्टेब्लिश किया जो अपनी कंपनी को, वो 1498 में किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में किया, डच ने 1606 में किया और फ्रेंच जो थे इन्होंने 1664 में किया, ठीक है। कुछ नवाबों के नाम हैं, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है और तारीख़ वफ़ात, मतलब कि उनकी पैदाइश हुई है वो किस टाइम हुई है और जो वफ़ात हुई है वो किस टाइम हुई है। तो मुर्शिद कुली कुतुब ख़ां, अली वर्दी ख़ां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर क़ासिम,
ये सब इम्पोर्टेंट बंगाल के नवाब रहे हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात आपको याद होनी चाहिए। ये देख लीजिए 1707 में पैदा हुए, 27 में, मतलब कि ये वो टाइम है, मेरे ख़्याल से ये वो टाइम नहीं है, इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात नहीं है, बल्कि ये है मुर्शिद कुली कुतुब खां जो है 1717 में गद्दी पर बैठे और 1727 में वो हुकूमत छोड़ दी। फिर अलीवर्दी ख़ान 1740 में आए और 1756 तक वो रहे और शासन उन्होंने संभाला, जो हुकूमत का काम है वो संभाला, नवाब बन के रहे। सिराजुद्दौला 56 से 57 साल तक रहे, सिर्फ 1 साल। मीर जाफ़र 3 साल रहे और उसके बाद मीर कासिम जो रहे वो 4 साल रहे। ये तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात नहीं है, बल्कि कब से कब तक उन्होंने शासन संभाला है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब उनकी वफ़ात हो जाती है तो वफ़ात के बाद ही वो लोग शासन छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हटा दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है उन लोगों के साथ, तब भी ऐसा होता है। देखिए, एक जंग के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ, जब ये लोग अपना ट्रेड का पैसा नहीं दे रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, तो बंगाल के जो नवाब थे ना, उन लोगों ने कहा कि भाई आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो ध्यान रखो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1757 में एक जंग लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और ये पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी जंग थी जो नवाबों के ख़िलाफ़ हुई थी, ठीक है। और अलीवर्दी ख़ान 1756 में उनका इंतकाल हुआ था और उसके बाद सिराजुद्दीन जो है वो बंगाल का नवाब बन गया था, ठीक है। 1757 में जो कंपनी वालों की तरफ से था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। वो कंपनियां की आर्मी को रूल कर रहा था, यानी कंपनी की जो आर्मी है उसको चला रहा था, ठीक है। और वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था प्लासी के अंदर, ठीक है। आगे देखें, ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ चूँकि बहुत कमज़ोर थे उस वक्त, तो उन लोगों ने एक काम किया, उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को हराने का या नवाब को हराने के पास, हमारे पास नवाब को हराने का एक तरीक़ा है कि अगर हम कुछ घपलाबाजी करें या किसी तरीके से किसी को ख़रीद लें तो फिर बहुत सारा काम हो सकता है। तो हुआ ऐसा कि सिराजुद्दीन था, इसका एक कमांडर था, सोल्डर, बहुत बड़ा सोल्डर होता था, सिपाहियों का जो सरबराह होता है ना, वो था। तो उन्होंने उससे कह दिया कि भाई देखो, हम तुम्हें राजा बना देंगे, इस सिराजुद्दीन को हटा करके तुम्हें राजा बना देंगे, लेकिन तुम अपनी आर्मी लेकर के मत आना। तो उसने सिराजुद्दीन के साथ धोखा किया और वो अपनी आर्मी लेकर के नहीं आया। जब वो अपनी आर्मी लेकर के नहीं आया तो जाहिर सी बात है, अभी आर्मी की कमी पड़ेगी, लोगों की कमी पड़ेगी, अब जंग लड़ेगा कौन। तो अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है। यहाँ लिखा होगा, एज पर द डील मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट, बट ही वाज द नॉमिनल हेड ऑफ द बंगाल एंड एक्चुअल पावर रिमाइंड इन द लैंड। मतलब कि जो, अब जाहिर सी बात है, जब वो लोग जंग हार गए, जो सिराजुद्दौला था वो जंग हार गया, तो मीर जाफ़र जो है उसको नवाब बना दिया गया। बोले ठीक है भाई, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, लेकिन वो एक नॉमिनियल था, मतलब कठपुतली बन के रह गया था। अब वो नवाब तो बन गया था, लेकिन उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, क्योंकि उसे वही करना पड़ता था जो लोग उससे कहते थे। ओ, ये लोग जो ब्रिटिश के लोग हैं, वो उससे जो कहते थे उसे वही करना पड़ता था। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं पाता। अब लोग ताने देते, बोले कैसा नवाब है जो अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली बना हुआ है, फलां 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 फलां, इस तरह की चीज़ें लोग कहते थे। तो वो परेशान हो जाता था और कोई जवाब दे ही नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्या है, क्या नहीं है, कैसा क्या है, क्या नहीं है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। तो उसने आखिर में आकर के कई मरतबा बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास असर पड़ा नहीं। देखिए, मेन रीज़न, उसी बात को जैसे मैंने अभी पहले बताई उसी को बता रहे हैं शायद। मेन रीज़न फॉर अ डिफीट ऑफ द नवाब वाज द
Forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulah commander, Sirajuddaulah and never fought the battle. Mir Jafar was promised by Clive to be made नवाब आफ्टर क्रैशिंग सिराजुद्दौला। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वजह ये थी, मतलब अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला को हराया था तो उसकी वजह ये थी कि भाई उन्होंने मीर जाफ़र से एक तरीके से डील कर ली थी, और वो डील ये की थी कि भाई मैं मीर जाफ़र, मैं तो सिराजुद्दौला को अपनी सेना लाकर ही नहीं दूंगा, सिराजुद्दौला के साथ लड़ूंगा ही नहीं। जब नहीं लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है नवाब हार जाएगा। नवाब को पता ही नहीं था, इन्होंने पीछे पीछे घूम करके मतलब डील कर ली थी और ये आश्वासन दे दिया था कि भाई हम जो है तुम्हें बादशाह बना देंगे और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब देखिए दूसरी, एक तो हो गई ऊपर प्लासी की जंग, एक है बैटल ऑफ बक्सर। इसका भी बड़ा वो रहा था हाथ में, मतलब पावर जो कैप्चर की थी इन लोगों ने, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई वो हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था, उसको देखें। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, मतलब कि जब उन लोगों ने प्लासी में सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया और मीर जाफ़र नवाब बन गया बंगाल का, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो था सिर्फ एक पपट नवाब था, मतलब कि लोगों के हाथ की कठपुतली था कि अंग्रेज जो उससे कहें उसको वही करना पड़ता था, वो ख़ुद की मर्ज़ी से कुछ फैसला ले ही नहीं सकता था, अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, ठीक है। तो मीर जाफ़र ने ना धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वो मतलब कि उसके ख़िलाफ़ बोलने लगा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे, मैं तो राजा हूँ, मैं तो नवाब हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसा हूँ और ऐसा हूँ। तो इस तरह की वो बातें करने लगा। जब करने लगा तो अंग्रेज़ों को बड़ा बुरा लगता था, बोले यार हमने ही राजा बनाया, हमारे सामने ही ऐसा कह रहा है। तो उन लोगों ने उसको हटा दिया, कंपनी ने उसको हटा दिया। अब उसकी जगह मीर कासिम को लेकर के आया, मतलब कि मीर जाफ़र को हटा कर बोले यार ये बहुत बातें करता है उल्टे सुलटे, इसको हटाओ और मीर कासिम को लेकर के आओ। तो मीर कासिम को लेकर के आ गए, ठीक है। अब 1964 में ऐसा होता है कि मीर कासिम जो है जा कर के दूसरे और राजाओं से मिल जाता है और फिर वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग कर देता है, और उसी जंग को बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, ठीक है। क्या पहले मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को जब अंग्रेज़ हटा देते हैं तो उसकी जगह मीर कासिम को रख देते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं। जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं तो फिर वो मीर कासिम आसपास के जो बड़े बड़े नेता थे, नवाब थे, उनसे ताल्लुक़ बना लेता है, और उनसे ताल्लुक़ बनाने के बाद वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाता है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई कर देता है। उसी को बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए मीर कासिम ये था ना, हाँ। 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिशर एंड द मीर कासिम, वेयर मीर कासिम डिड द प्रिविलेजेस गिवन द ब्रिटिशर, ठीक है। जब वो बातें, चूँकि सारे नवाब, भाई नवाब नवाब होता है, अब नवाब के ऊपर आप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, बोले यार बाहर के लोग हम पर आकर के चला रहे हैं, इधर इनको अंग्रेज़ों को लग रहा था कि भाई हमने ही राजा बनाया है, हमारे ऊपर ही चला रहा है, और राजा इसलिए बनाया था ना ताकि हमें हमसे टैक्स ना ले या हमसे इस तरह की चीज़ें करें। अब वो हमसे इस तरह की चीज़ें करने लगा है तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना, काम मामला बिगड़ जाएगा। मामला ऐसे ही बिगड़ गया, ये देखें, ध्यान दें। अच्छा फिर ऐसे हुआ कि मीर कासिम ने ट्रेड ड्यूटी को इबॉलिश कर दिया, ठीक है, और वो उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गया और उसने वॉर को डिक्लेयर कर दिया, मीर कासिम ने, जो मीर जाफ़र के बाद आया था, जिसने बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा था। अब कौन कौन नेता कहाँ से था ये भी ध्यान दीजिए। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम था जो नवाब का बंगाल था, सिराजुद्दौला था ये नवाब ऑफ अवध था, ठीक है, और शाह आलम ये मुग़ल किंग होते थे उस वक्त के, मतलब मुग़ल राजा। हो चुके मुग़ल राजा भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे, कुछ कुछ मुग़ल थे बट उनका कोई पावर नहीं थी उनके पास, बस ऐसे ही थे वो, बहुत ज़्यादा उनके पास कोई पावर होती नहीं थी, ठीक है।
और अंग्रेज़ों की तरफ से जो फोर्स में शामिल था या जिसने आकर के अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहा था, उसका नाम था, वो मुनरो था। तो मुनरो था जो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ये 4 लोग हैं अगर आप देखें तो। पहला है शुजाउद्दौला, मैंने सिराजुद्दौला शायद गलती से कह दिया था, शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला वो अलग है जो बंगाल का नवाब था, ये नवाब अवध का है, मतलब अवध आज के लखनऊ के पास का इलाका है। और शाह आलम ये लेटर मुग़ल में से एक था, और इधर मीर कासिम। तो 1 2 3 4, ठीक है, 3 तो नवाब हो गए, एक मुग़ल किंग हो गया, एक नवाब ऑफ अवध हो गया, एक नवाब ऑफ बंगाल हो गया, और एक हमारा ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, ये चारों के बीच जंग हुई, और इन्होंने जो है फिर चाल चल करके सारे बादशाहों को हरा दिया और उनसे फिर रेवेन्यू पूरा ले लिया। ठीक है। इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकम विक्टोरियस बट दे डिसाइड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ऑन। अब उन लोगों ने कहा कि ये जो नवाब लोग होते हैं बड़े हरामी होते हैं, अब इन नवाब लोगों को हटाओ, हम खुद से राज करेंगे, अब खुद राज करेंगे, हमें इन नवाबों ववाबों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर ऐसा होता है कि भाई 1765 में द मुग़ल जो है दीवान दे दिया जाता है कंपनी को, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दीवान दे दिया जाता है। दीवान का मतलब क्या होता है कि मतलब बिहार, उड़ीसा की और बंगाल की इन लोगों को जो रेवेन्यू की पावर है वो इनके हाथ में दे दी जाती है, कि मतलब भाई अब ये खुद रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और ख़ुद से ही रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, और मतलब अब ये खुद बादशाह बन जाएंगे। अब बादशाहों की या जो नवाब अब तक जो थे उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों जगहों का रेवेन्यू इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, और रेवेन्यू जो अब जाएगा, पहले जो बादशाहों के पास जाता था अब वो बादशाहों के पास नहीं जाएगा बल्कि अंग्रेज़ों के पास जाएगा। ठीक है। अब किस तरह कंपनी अपने रूल को फैलाती है, तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंट द रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। अपने अपने एक मतलब एक तरीके से कहें तो अपना एक आदमी हर रेसिडेंट के अंदर, हर स्टेट के अंदर कंपनी वालों ने रख दिया, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रख दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो था ना वो 1743 में आया था मद्रास से। ठीक है। जब उसकी एज 18 थी, और उसको जब गवर्नर अपॉइंट किया गया तो 1764 में किया गया, और उसने इंडिया जो छोड़ा वो 1767 में छोड़ा था, और 1774 में उसने सुसाइड कर लिया था वहाँ जा कर के। मतलब कि 43 में आ रहा है जब 18 साल की उम्र का है, 64 की उम्र में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहा है, मतलब बंगाल का राजा बन रहा है, और इंडिया छोड़ रहा है 1700 कितना 66 67 बोलते हैं ना इसको, कुछ बोलते हैं 67 बोलते हैं शायद, हाँ 67 बोलते हैं, 67 बन रहा है। 67 में मतलब वो इंडिया छोड़ करके वापस वहीं चला जा रहा है, इंग्लैंड चला जा रहा है, और आखिर में उसके ऊपर केस चलता है और वो सुसाइड कर लेता है। केस इस चीज़ का चलता है कि इसको तो गवर्नर जनरल बनाया गया था ना, इसलिए बनाया गया था कि भाई ये आए और आ करके यहाँ से करप्शन को कम करे, हिंदुस्तान के अंदर जो करप्शन है उसको कम करे। लेकिन ये खुद इतना पैसा कमा करके जाता है कि सब लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इतना पैसा इतनी आसानी के साथ कैसे कमा सकता है। बस इसी वजह से जब इंग्लैंड जाता है तो अगरचे बरी हो जाता है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम सादिर नहीं हो पाता है, उसके बावजूद ये ख़ुद को सुसाइड करके मर जाता है। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ जो थे ना, इन्होंने एक चीज़ कर ली थी, जो यहाँ के नवाब बचे थे या जो किंग बचे थे उनके साथ बाकी जो थे एक सब्सिडरी अलाइंस लेकर के आए थे। सब्सिडरी अलाइंस का मतलब होता है कि अब आप लोग जितने भी राजा हिंदुस्तान में हैं इन्होंने सबके साथ सब्सिडरी अलाइंस की, तकरीबन काफ़ी लोगों के साथ। सब्सिडरी अलाइंस का मतलब होता है कि अब ये लोग खुद की आर्मी नहीं रखेंगे। ठीक है। जो आर्मी होगी वो ब्रिटिश की होगी, खुद की जो मतलब खुद की जो सिपाही वगैरह होते हैं वो नहीं रखेंगे, खुद की आर्मी होगी। आपको जहाँ जंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप जंग पर जा सकते हैं इस आर्मी को लेकर के, अपनी आप आर्मी नहीं रखेंगे। इसकी वजह ये थी कि भाई अगर ख़ुद की आर्मी रखोगे तो इनको डर लगता था
कि भाई मान लो कि ब्रिटिश वालों से, कंपनी वालों से अगर हल्का सा भी तालमेल घटा या कोई बात हो गई तो कल को हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो ये चाहते ही नहीं थे, तो बड़े चालाक थे, इन्होंने सबके साथ सब्सिडरी अलाइंस कर दी। बोले ठीक है, तुम्हें जहाँ आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें आर्मी का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, आर्मी का खर्चा भी ले लेते थे, आर्मी भी नहीं रखने देते थे, बस कहते थे जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें आर्मी मिल जाएगी। आगे ध्यान दें। अच्छा, ऐसा होता था कि हर नवाब को या हर किंग को इसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती थी आर्मी के लिए, और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता था, मान लो कि उसको पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की हर मंथ, कि 1 लाख रुपए आर्मी के खर्चे के लिए देने, हर नवाब को देने, अगर वो नहीं दे पाता था तो उसके बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से को, या जहाँ उसकी बादशाहत होती थी उसके हिस्से को छीन लिया जाता था, और कहा जाता था कि भाई ये तुमसे जुर्माना लिया जा रहा है। जुर्माना कह करके उसकी टेरिटरी से या उसकी जगह से, जहाँ उसका रूल चलता है वहाँ से कुछ जगह को छीन लिया जाता था। इस तरह कई को तो इन्होंने ख़त्म भी कर दिया था, बिल्कुल जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया था। आगे देखें। इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं सब्सिडरी अलाइंस के अंदर, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं, नवाब ऑफ अवध के जो नवाब थे, और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के एक निज़ाम होते थे उस वक्त, तो वो थे जो जिन लोगों ने सब्सिडरी अलाइंस को कबूल किया, और बाद में बड़े रोए हैं ये लोग। अब देखिए, टाइगर ऑफ मैसूर को टीपू सुल्तान, बड़े बहादुर और बहुत नेक और बहुत बड़े, जिसके ऊपर देश को आज मुकम्मल फ़ख्र है, उनमें से एक ये थे, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान ये हैदर अली के बेटे थे, और हैदर अली जो थे वो मैसूर के रूलर थे, बादशाह थे। हैदर अली ने 1761 से 1782 तक रूल किया है, और इनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक रूल किया है, और आखिर में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इनकी शहादत हो गई थी। अच्छा, टीपू सुल्तान ना बड़े चालाक आदमी थे और बहुत समझदार थे, बहुत स्मार्ट आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखा, बिल्कुल दूर रहे। अंग्रेज़ों, यूरोप की जो दूसरी कंपनी थी, फ्रेंच या फ्रांस की जो कंपनी थी, उनसे इन्होंने अपने ताल्लुक़ को वसी किया और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज्ड किया, कि इन्होंने छोड़ दिया उसे, मतलब कि ब्रिटिश को छोड़ दिया, उससे बिल्कुल अलग रहे, उससे लड़ते रहे और ब्रिटिश के हमेशा अगेंस्ट रहे, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ रहे। और जो फ्रेंच कंपनी थी उससे दोस्ती रखी, और दोस्ती रख करके उससे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया, मतलब अपनी आर्मी के अंदर जो जो कमियां थी उसको दूर किया, अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया। ठीक है। अच्छा, ये कंपनी आपस में हमेशा लड़ती रहती थी, कभी कहीं किसी को मार दिया, कभी इस कंपनी ने उस कंपनी को मारा, आपस में हमेशा ही लड़ती रहती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था ना। 4 जंगें लड़ी गई हैं ब्रिटिश के दरमियान और मैसूर के दरमियान, मतलब कि इन दोनों ने, अंग्रेज़ों ने और मैसूर ने, या यूँ कहूँ तो टीपू सुल्तान और हैदर अली, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ रहे हैं। तो इन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये तारीखें देख लीजिएगा कब कब लड़ी गई हैं, ये आपकी तारीखें पूछ ली जाएंगी एग्ज़ाम के अंदर। पहली जंग में कौन था, तो हैदर अली थे, तो इसमें ब्रिटिश हार गए। दूसरी जंग में हैदर अली थे और वैन हेस्टिंग थे, और तीसरी जंग में कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान थे, और लॉर्ड वेल्लेस्ली थे, और इन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया था, सडनली अटैक किया था धोखे से, और इस तरीके से जंग के अंदर, या फिर मुझे मुकम्मल अच्छे से याद है जंग के अंदर ही या कहाँ पर, बहरहाल इनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है। जो फोर्थ थी जंग, इसके अंदर ब्रिटिश जीत जाते हैं, ब्रिटिश वाले जो हैं ब्रिटिशर जीत जाते हैं और मैसूर के अगेंस्ट, और टीपू सुल्तान को वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है। ठीक है। और सिर्फ आखिरी जंग थी, 4 जंगें हुई हैं, 4 जंगों में सिर्फ एक आखिरी जंग थी
जिसको ब्रिटिश ने जीता है, वरना किसी भी जंग को ब्रिटिश जीत नहीं पाए हैं, क्योंकि वो लोग, उन्होंने अपनी आर्मी को इतना मॉडर्नाइज कर रखा था। 1792 में अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मराठा, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी, टीपू was forced to sign a treaty with the British by which to his son टीपू। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी वो है, टीपू सुल्तान। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो एक ऐसा बना होगा कि एक अंग्रेज़ नीचे लेटर रखा है और ऊपर जो है एक शेर आता है और उसकी गर्दन को पूरा खा जाता है, और वो मशीन टाइप का बना हुआ है कि जब आप उसे देखेंगे मतलब कि उसके मुंह को जो है, मतलब जो आदमी लेटा नीचे हुआ है उसको पूरे को मुंह को खा जाएंगे। उसमें चाबी लगी हुई है, वो चलता है, खिलौना है, आज भी वो मौजूद है। और जो म्यूज़ियम है लंदन के अंदर, वहाँ मौजूद है और वहाँ रखा हुआ है। पानीपत की आमतौर पे 3 बैटल हुई हैं। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान, दूसरा अकबर और हेमू के दरमियान, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान। इन तीनों की तारीखें, पहली हुई है 1526 में, दूसरी हुई है 1556 में और तीसरी हुई है 1761 में। ये तीनों बैटल आपके बारे में पूछ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी? जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान, तो मराठा बड़े कमज़ोर हो गए, ठीक है, और वो लोग अलग अलग डायनेस्टी में बच गए और 4 जगह तकरीबन वो बढ़ जाते हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, तो इन जगह 4 जगह बढ़ जाते हैं। तो अब ब्रिटिश बड़े चालाक थे और इन्होंने बहुत आसानी से, क्योंकि कमज़ोर हो गए थे अहमद शाह अब्दाली से जंग लड़ करके, तो बड़ी आसानी से इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। 3 जंगें लड़ी हैं मराठा और ब्रिटिश ने, 82 में और 1803 से 1805 तक और 1817 से 1819 तक, ठीक है। द थर्ड वार वाज द जब थर्ड वार होती है और उसके अंदर जब अंग्रेज़ जीत जाते हैं, तो मराठा का जो बादशाह होता था उसको पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा को कुछ पैसे दे दिए गए थे भाई, कि आपको हम लोग पैसे दे देंगे, और एक किले बनवा दिया, वहीं उनको रखते थे, ठीक है। और इस तरीके से विंध्यास के ऊपर, साउथ ऑफ विंध्यास के ऊपर मुकम्मल, या कहें कि जब मराठा को हरा दिया ना, तो पूरा कंट्रोल हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों पर उनका हो गया। अगर साफ कहूँ तो इस तरह कह सकता हूँ कि जो पैरामाउंट्री था, उसका मतलब कि होता है कि अब कोई सेंट्रल में एक ऐसी पावर आ गई हो जो सबसे ज़्यादा हार्ड हो, और वो सबको अपने अंडर में रखना चाहती है, और सबके ऊपर डायरेक्टली, मतलब जो फातेह की तरह, मतलब कि एक राजा की तरह सबके ऊपर हुकूमत करना चाहती है। तो ऐसे ही हुआ कि इन्होंने साबित किया कि भाई हम लोग सबसे बेस्ट पावर हैं इंडिया के ऊपर, और देयर डिज़ायर टू रूल होल टेरिटरी एंड दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्विस्ट अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। तो फिर इन लोगों ने का डिज़ायर ये बन गया कि हम लोग पूरी टेरिटरी के ऊपर अब हुकूमत करेंगे, और उन लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। और ये काम हुआ था एक उस वक्त के जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो राजा थे, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, उनके ज़रिए हुआ था। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या है भाई? इसको लाने वाले कौन थे? तो डलहौज़ी थे, लॉर्ड डलहौज़ी थे। इनका राज 1848 से 56 तक रहा है, और इसको पॉलिसी ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से मशहूर है, बस पॉलिसी ऑफ लैप्स इसका असल नाम है, ये जो मशहूर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से। ऐसा होता था कि बहुत सारे राजा रजवाड़े ऐसे होते थे कि उनके खुद का कोई बेटा नहीं होता था। तो इसमें ये था कि अगर आपके पास खुद का कोई बेटा नहीं है ना,
तो आप किसी के बच्चे को अडॉप्ट करके, मांग करके, ले करके आप राज नहीं कर सकते, है ना। या तो आपका खुद का बेटा है तो राज चलेगा, अगर खुद का बेटा नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका राज अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। देख रहे हो पॉलिसी क्या है कि मतलब अगर खुद का बेटा नहीं है तो ऑटोमेटिक राज ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आज भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास लड़का नहीं होता, तो अक्सर बादशाहों में ऐसा हो जाता था, लड़का नहीं होता था, तो लड़का नहीं है तो ऑटोमेटिक इसका बहुत फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। मतलब ऐसी ऐसी उल्टी सुल्टी चीज़ लेकर के आते थे, कुछ कह नहीं सकते। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द रूलर्स हु डज नॉट हैव एनी लीगल हेयर कुड नॉट पास ऑन देयर प्रॉपर्टी टू अडॉप्ट वन सन, इट्स कुड बी नॉट टेकन बाय ब्रिटिश। मतलब ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी जो है ब्रिटिश के अंडर चली जाएगी अगर ऐसा नहीं है तो। इसके ज़रिए पता है इन लोगों ने कितने लोगों से जो है उनकी प्रॉपर्टी को और उनके शासन को छीन लिया। सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में इन लोगों ने छीन लिया। ठीक है, और अवध को तो ये करके छीन लिया कि भाई इनसे गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही है, शासन चलाया कैसे जाता है, इनसे आ नहीं रहा, तो हम आएंगे, हम चलाएंगे। 1856 में इस तरह हुआ। इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आते आते अब इनके अंडर में आ गया, सारी चीज़ें इनके अंडर में आ गई। 1777 के अंदर वारेन हेस्टिंग बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कंट्रोल द गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ द मद्रास एंड मुंबई। वो गवर्नर जब बंगाल बन तो जाते हैं लेकिन साथ ही साथ मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है 1777 के अंदर। दूसरी बात देखिए, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन 1777 अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। कि मतलब अब कलेक्टर की पोस्ट बन जाती है 1777 के अंदर। दो तरह के कोर्ट बन जाते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। ठीक है, न्यू सेट ऑफ लॉस आर मुफ्तीसन, मतलब कि हिंदुओं के लिए जो फैसला करेगा वो ब्राह्मण बताएगा कि भाई, ब्राह्मण जो कलेक्टर होगा उससे कहेगा कि भाई हमारा धर्म ये कहता है, इसको ऐसे करो। और मुफ्ती जो है मुसलमानों में बताएगा कि भाई इनका धर्म ये कहता है, इनके साथ ऐसा करो। और उसी हिसाब से जो आखिरी फैसला होगा वो कलेक्टर करेगा। तो कलेक्टर के हाथ में उस वक्त बड़ी पावर होती थी। सुप्रीम कोर्ट जो है 1777 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग जो है जब वो वापस गया तो 1785 के अंदर किया, और उसने इम्पीचमेंट को फेस किया, मतलब कि उसको हटा दिए गया उसकी पोस्ट से, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई। चलिए इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।